Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Very good morning to all of you. Dear students, आज का जो हमारा ये क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 2 के कोर्स में जो पेपर 3 है, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो पेपर है, इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक की आज हम शुरुआत करेंगे और वो टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इसके अंतर्गत हम लोग द लिबरल फेज जो है उसको देखेंगे, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उदारवादी युग को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन क्या होते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसकी प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे और उसके उपरांत हम लोग जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें जो उदारवादी जो युग था, लिबरल फेज जो था, उसकी क्या विशेषताएं थीं, उसकी क्या सफलताएं थीं, इन सभी चीज़ों की चर्चा हम लोग आज के क्लास में करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल मूवमेंट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसका क्या मतलब है? तो राष्ट्रीय आंदोलन का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्र या राष्ट्रहित के लिए आंदोलन। यह देशवासियों द्वारा संचालित राष्ट्रहित के पक्ष में आंदोलन होता है और जो राष्ट्रहित के मुख्यतः दो रूप हो सकते हैं। पहला जो रूप होता है वह है कि देश की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगति, और दूसरा यह हो सकता है कि देश की राजनीतिक एकता एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो इस तरह अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन का तात्पर्य है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन का मौलिक उद्देश्य होता है। अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह स्वतंत्रता के लिए संघर्ष होता है और आधुनिक प्रचलित अर्थ में राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ विदेशी सत्ता से मुक्ति के लिए गुलाम उपनिवेशों के जो लोग हैं, जो वर्षों से गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, तथा उस गुलामी से निकलने के लिए जो संचालित जो संघर्ष होता है, उसे हम राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का जो स्वरूप होता है, अगर उसकी हम चर्चा करें तो राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप जो इंडिया में था, जो हमारे देश की आज़ादी के लिए जो आंदोलन किए गए, इसका इतिहास जो था वो काफ़ी लंबा था। काफ़ी दिनों तक जो है यह चला राष्ट्रीय आंदोलन भारत में। और इसकी जो पहली प्रकृति थी राष्ट्रीय आंदोलन की, कि यह बहुत ही लंबी अवधि की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास जो था वो काफ़ी लंबा था और इसका उदय 18वीं शताब्दी के मध्य से माना जाता है और 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्पष्ट रूप सामने जो है आया है और इसका अंत जो है वो 15 अगस्त 1947 को हुआ। और इस प्रकार लगभग यह जो है 100 वर्षों का भारत का राजनीतिक इतिहास प्रस्तुत करता है और इसकी तुलना अमेरिकी तथा आयरिश स्वतंत्रता संग्राम जो है वो कुछ वर्षों
तक ही चला इसकी तुलना में, जितना कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन जो चला उसकी तुलना में इन देशों का जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो छोटा ही था। दूसरी जो राष्ट्रीय आंदोलन की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रकृति है वो है कि प्रकृति कहें या उसकी विशेषता कहें तो संवैधानिक विकास। ये जो लंबा क्रम चला इसमें बहुत सारे संवैधानिक विकास हुए और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास संवैधानिक विकास के इतिहास से जुड़ा हुआ है। और ये पेपर जो हमें पढ़ना है इसमें हमने, इस पेपर का नाम ही है कि नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो इसका जो विकास है संवैधानिक विकास के साथ इसका इतिहास जो है वो जुड़ा हुआ है। और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 1857 का जो गदर प्रथम महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो ब्रिटिश सामग्री जो थी ने भारतीय उपनिवेश के शासन कार्यों को स्वयं संभाल लिया। और शुरू में राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य शासन कार्य में भारतीयों को स्थान देना था, उनको भी जगह देना था और अंत में उन्हें संतुष्ट करके ब्रिटिश सरकार के कई भारतीयों ने कई अधिनियम जो है वो पारित किए, जैसे 1861 का, 1892 का, 1909 का। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम थे और क्रमशः भारतीयों के द्वारा शासन में उत्तरदायित्वपूर्ण भाग लेने के लिए तथा स्वतंत्रता प्राप्ति की मांग को इसमें बढ़ाया गया। और परिणाम स्वरूप 1919 का अधिनियम, 1935 का शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम का निर्माण हुआ और इन अधिनियमों में भारत में जो उत्तरदायी संसदीय तथा जनतांत्रिक शासन की नींव रखने की ठोस एक आधार बना। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और 42 से 45 में आंदोलनों में स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई, तो ये सारी चीज़ें थीं जो इसके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करती हैं। तीसरी जो इसकी विशेषता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, कि सामाजिक और तथा आर्थिक आंदोलन था यह। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का रूप केवल राजनीतिक ही नहीं था बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक भी था। और महात्मा गांधी ने सामाजिक कुरीतियों और आर्थिक कमजोरियों के विरुद्ध भी अभियान चलाया था। उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रमों को सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों से भी कभी अलग नहीं किया। अतः आर्थिक सुधार लाना तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी ये करने का पर्पस भी इस आंदोलनों के द्वारा किया गया था। जो पांचवी जो इम्पोर्टेंट बात जो कही गई है कि वह यह जो है कि विश्वव्यापी प्रभाव इस आंदोलन का पड़ा। तो भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन का प्रभाव केवल अपनी देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव बर्मा, इंडोनेशिया और जो अफ्रीका के देश थे राष्ट्रों ने भी स्वतंत्रता की लड़ाई जो है वो शुरू की। और भारतीय नेताओं ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी आंदोलन जो है वो छेड़ दिया। तो इस तरह से जो है इसका प्रभाव जो है ना ही कि सिर्फ अपने देश में बल्कि देश के बाहरी सीमाओं में भी और जो हमारे जुड़े हुए देश हैं उन तक इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अगली जो इसकी विशेषता रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, कि राष्ट्रीय आंदोलन का संदेहात्मक रूप। तो कुछ विद्वान का यह मानना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा देना गलत है। कारण यह है कि संपूर्ण भारत कभी भी एक राष्ट्र नहीं था और उसमें मौलिक एकता की सदा कमी रही। वह विविधताओं से भरा हुआ था तथा संपूर्ण देश एवं राजनीतिक सूत्र में कभी नहीं बंध पाया। भूमि, जलवायु, जाति, भाषा, रीति रिवाज, धर्म, दृष्टिकोण आदि से भारत विभिन्नताओं से भरा हुआ था। और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी भारत यह कहा जा सकता है कि भारत में एक सार्वभौम सत्ता को स्थापना गिने चुने अवसरों पर ही होती थी और ज़्यादातर टाइम में जो था इसमें विभिन्नताएं पाई जाती थी। इसलिए कभी कभी इसको ये भी कहा जाता है कि यह एक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। इसके बाद हम लोग आते हैं कि जो
ये तो हमने समझा कि राष्ट्रीय आंदोलन क्या है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या थी। अब हम आते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उस आंदोलन के युग में जो उदारवादी युग है वो क्या है। जैसा कि हमने अपने लेक्चर्स में कहा है, बताया है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत जो है वो कांग्रेस के गठन से शुरू होती है या कांग्रेस के इतिहास से शुरू होती है। तो कांग्रेस की स्थापना होती है और उसके बाद से ये आंदोलन जो है वो शुरू होता है। और इसके लिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना के पूर्व भी भारत में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और पूना की सार्वजनिक सभा आदि संस्थाओं द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में कार्य किया जा रहा था, लेकिन इसमें से कोई भी संस्था अपने कार्य और स्वरूप की दृष्टि से राष्ट्रीय नहीं हो पाई। कांग्रेस ही एक ऐसी प्रथम संस्था थी जिसके संबंध में पंडित मदन मोहन मालवीय के शब्दों में उन्होंने कहा है कि भारत ने अपनी आवाज़ इस संस्था में पाई। अतः इस समय से बहुत कुछ अंशों में कांग्रेस का इतिहास ही भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास जो है वो बन चुका था। और 1885 में से लेकर 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस द्वारा जिन विभिन्न रूपों में कार्य किया गया और उसके आधार पर कांग्रेस के इतिहास को, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को निम्नलिखित जो है वो हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। और इन तीनों का सेपरेटली 3 अलग अलग चैप्टर्स में हमें अध्ययन करना है। और उसमें है पहला जो इसका विभाजन किया गया है वह उदार या नरम राष्ट्रीयता दल का काल इसको कहा जाता है। जो फर्स्ट फेज जो है उसके अंतर्गत जो है इसमें इसको उदारवादी लिबरल फेज के नाम से जाना जाता है। तो लिबरल फेज में क्या था, जिसका लिबरल फेज जो था उसका जो युग चला, उसका काल जो चला वो उदारवादी युग था। और इसमें उदारवादी युग में इसका काल जो था 1885 से लेकर 1909 तक रहा। उसके बाद उग्रवादी युग आंदोलन आया। एक्सट्रीमिस्ट जो मोमेंट था हुआ और वो 1906 से 1918 तक चला। और उसके बाद आया गांधी युग जो 1919 से 1947 तक चला। और इस तरह से जो है वो 3 भागों में इसके विभाजन को, इस आंदोलन को हम देख सकते हैं। और गांधी युग जो है वो काफ़ी लंबा चला। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे लंबा युग जो था वो गांधी युग था। और ये लगभग 40 वर्षों की लंबी अवधि तक विभिन्न घटनाओं के आधार पर चला। और इसको भी हम विभाजित कर सकते हैं गांधी युग को। तो गांधी युग और असहयोग आंदोलन जो 1919 से 1922 तक चला। और गांधी युग का सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1923 से 1934 तक चला। और गांधी युग और द्वितीय विश्व युद्ध एवं भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1935 से 1945 तक चला। और लास्ट में गांधी युग का अंतिम युग जो 1945 से 1947 तक चला। तो इस तरह से इसके जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उस आंदोलन को हम अध्ययन की सुविधा के लिए 3 फेज में बांटकर पढ़ते हैं। प्रथम फेज में जो है उदारवादी जो युग है उसके बारे में, जो 1885 से 1905 तक चला। दूसरा जो था वो उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन था, तो वो आंदोलन 1906 से 1919 तक चला। और उसके बाद आता है राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग जो आपका 1920 से लेकर 1947 तक चला। तो अब हम देखते हैं, अब हमको इसको सेपरेटली अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ना है। और आज का जो हमारा विशेष जो इसमें हमें पढ़ना है, तो उसमें जो पहला हमें पढ़ना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला फेज जो था, जो लिबरल फेज था, उदारवादी फेज था, वो फेज क्या था, उस फेज के कौन कौन से लीडर हुए, उसकी विशेषताएं क्या थी, उनकी कार्य करने की पद्धति क्या थी, प्रोसेस क्या थी। तो इन सभी को जानने का हम लोग जो है वो प्रयास करेंगे। तो जो उदारवादी या जो
उसको उदारवादी या नरम राष्ट्रीय जो राष्ट्रीयता का जो काल था, जो 1885 से लेकर 1905 तक चला। मतलब कांग्रेस की स्थापना जिस साल हुई वहाँ से लेकर 1905 तक, बंगाल विभाजन के समय तक चला। तो कांग्रेस के 20 वर्षों के इस प्रारंभिक काल में उदार अथवा नरम राष्ट्रीयता की प्रधानता थी। और इस युग में कांग्रेस किसी भी प्रकार का एक क्रांतिकारी संस्था नहीं थी और इसके नेताओं ने ब्रिटिश सम्राट के प्रति विश्वास और सहयोग की नीति को अपनाई तथा ये याचना, स्मृति पत्र तथा प्रतिनिधि मंडलों के आधार पर भारतीय जनता को राजनीतिक अधिकार दिलाने का प्रयत्न करते रहे। और कांग्रेस के इस काल की सबसे बड़ी सफलता थी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम जो बना। तो इस युग की सबसे बड़ी सफलता उसको मानी जाती है। जो दूसरा हमारा युग था वो था उग्र राष्ट्रीयतावाद का काल, जो 1906 से लेकर 1919 तक चला। और कांग्रेस ने अब अपने प्रथम जो काल था में ब्रिटिश शासन की आधारभूत न्यायप्रियता में विश्वास रखते हुए प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों, प्रतिनिधि मंडलों की जो नीति अपनाई थी, भारतीय जनता को उसके वांछित परिणाम जो है वो प्राप्त नहीं हो सके। अतः कांग्रेस के एक बहुत बड़े वर्ग विशेषतया जो नवयुवक वर्ग थे में इसी नीति के प्रति विश्वास नहीं रहा। और 1906 तक कांग्रेस का नेतृत्व उग्र राष्ट्रीयवादियों के हाथ में आ गया और उग्र राष्ट्रवादियों ने कहा कि कांग्रेस को याचना की पद्धति को छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और ब्रिटिश शासन पर दबाव डालकर शासन व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन करवाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। और इसी में जो सन 1907 में सूरत विच्छेद हुआ और जिसमें कांग्रेस दो पक्षों में बट गई, नरम दल और गरम दल और में बट गई। और दोनों दलों के मध्य जो है वो समझौता 1915 में हुआ। और इस काल के आरंभ में मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के रूप में अपनी अलग राजनीतिक संस्था भी जो है वो बना ली थी। तो ये था आपका उग्र जो राष्ट्र जो दल था या राष्ट्रवादी काल जो था उसके बाद जो तीसरा जो काल आता है उसको हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग के नाम से जानते हैं, जो 1920 से लेकर 1947 तक चला। कहीं कहीं 1919 भी लिखा रहता है पुस्तकों में, तो कंफ्यूज नहीं करना है, 19 या 20 ऐसे आप बोल सकते हैं। तो तीसरा जो काल था कांग्रेस का, जो तीसरा काल था वो था आपका 1920 से लेकर 1947 तक का काल। और यह काल जो है वो 28 वर्षों तक चला। और इस काल में महात्मा गांधी न केवल कांग्रेस वरन राष्ट्रीय गतिविधियों के केंद्र बिंदु बने रहे और अतः इसे राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग के नाम से भी हम जानते हैं। और इस काल में कांग्रेस ने पहले तो ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई और इसके बाद जिसमें 3 निरंतर प्रगतिशील चरण चले। पहला जो चरण था वो असहयोग आंदोलन का था, दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का और तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन का। ये 3 तरह के आंदोलन जिसकी प्रमुख भूमिका थी भारत की आज़ादी में, स्वतंत्रता में। और इस काल के प्रारंभ में नरम दल के लोग कांग्रेस से पृथक हो गए थे और उन्होंने अपनी एक अलग संस्था बना ली थी जिसका नाम था अखिल भारतीय उदार संघ, ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना कर ली थी। और इस काल में हिंदू मुस्लिम मतभेद अपने चरम स्तर पर पहुंच गया था और मोहम्मद जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग की और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के साथ साथ भारत का विभाजन भी हो गया। तो ये इसका लिबरल फेज था, गांधीवादी फेज था, जिसमें ये प्रमुख जो घटनाएं थी वो घटनाएं घटी। अब हम देखते हैं कि जो ये जो उदारवादी युग था उनकी विचारधाराएं क्या थी। ये उदारवादी युग जो था उसमें कौन कौन से, पहले तो हम जानेंगे कि कौन कौन से लीडर्स थे, प्रमुख लीडर्स, और उसके बाद उसमें उनकी जो कार्य पद्धति थी वो क्या थी, उनकी विशेषताएं क्या थी और उनकी सफलताएं क्या थी, इस पर भी हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो जो उदारवादी जो राष्ट्रवादी युग के जो प्रमुख नेता थे उन नेताओं में सबसे जो प्रमुख नाम
एम ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस की भी स्थापना की थी। और उसके बाद दादा भाई नौरोजी, इम्पोर्टेंट नाम। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम। और इस तरह से ये सब कुछ लीडर थे जो उदारवादी विचारधाराओं का समर्थन करते थे और विचारधारा से वो लोग जो हैं वो प्रभावित थे। अब है कि उदारवादी जो विचारधारा के लोग थे उनके विचार क्या थे, उनके विचार में क्या मतलब विचार थी। तो इसको ठीक तरह से समझने के लिए थोड़ा बहुत हमें कांग्रेस जो पार्टी थी जिसका गठन हुआ 1885 में, तो उसको समझेंगे कि 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, उसको गठन करने का उसका इसकी स्थापना करने का क्या उद्देश्य था। तो कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य के संबंध में दो विरोधी मत जो है व्यक्त किए जाते हैं। एक और कुछ विद्वानों का कहना है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए किया गया था। तो वहीं दूसरे जो अन्य विद्वान हैं वो इसे कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीयता का यह एक माध्यम इसको बतलाते हैं कांग्रेस को। जो प्रथम विचार के जो लोग हैं या समर्थक जो हैं द्वारा दो प्रकार के तर्क दिए गए। पहला कि कांग्रेस के जनक ए एम ह्यूम हैं, और एक ये क्वेश्चंस में भी आता है एग्जाम में भी, तो आप याद रखेंगे कि कब हुआ और किसने किया था। तो ए एम ह्यूम एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी विचारक थे और उन्होंने तत्कालीन जो वायसराय लॉर्ड लॉर्ड डफरिन जो उस समय के थे यहाँ के वायसराय, तो तथा अनेक ब्रिटिश जो राजनीतिज्ञ थे उनका आशीर्वाद और उनका समर्थन जो है हमेशा प्राप्त किए रहना चाहते थे और इसलिए इसका गठन किया गया। लेकिन लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य को खतरे से बचाना था। भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य का हित प्रमुख था और भारत का गौन। और यह कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने इस उद्देश्य को पूरा उद्देश्य के लिए प्रयत्न नहीं किया भी उसने। और जो दूसरी विचारधारा थी कि ये भारतीय राष्ट्रीयता का माध्यम था, तो इस विचारधारा के जो समर्थक हैं या लोग हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीयता को एक देशव्यापी संगठन बनाने का था और कांग्रेस की स्थापना के पीछे सच्चे देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना थी। और भारतीय राष्ट्रवादियों के अनुसार यह विचारधारा अधिक तर्कपूर्ण तथा सही था और ह्यूम के उद्देश्य सच्चे थे, उनके विचार उच्च थे, उनके हृदय में स्वतंत्रता की गहराई की भावना थी और उनका हृदय भारत के निर्धन और भारत की जो निर्धनता और दुर्दशा पर रोता था। और उन्होंने सच्चे और पवित्र उद्देश्य के साथ कांग्रेस की स्थापना की। और इस संदर्भ में उमेश चंद्र बनर्जी ने इस संबंध में कहा है कि ह्यूम का मुख्य उद्देश्य जो था वो प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञों को सामाजिक समस्याओं पर विचार करने के लिए वर्ष में एक बार एकत्र करना था। एक बार उनको कैसे एकत्र किया जाए ये था। और अगर दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो भारतीय राष्ट्रीय जो महासभा थी उसका नाम कांग्रेस बाद में पड़ा और एक सामाजिक सम्मेलन की इस तरह विचार विमर्श करने के लिए बनाई गई कि बाद में कांग्रेस का उद्देश्य राजनीतिक हो गया और वह एक राष्ट्रवादी संस्था बन गई थी। मतलब लोगों को भारत में जो सभी लोग अलग अलग थे, अलग अलग भागों में बटे हुए थे, विचारधाराएं अलग थे, छोटे छोटे बहुत से सारे संगठन थे, कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं था। तो इन सभी को एक जगह समाहित करने के लिए, पिरोहित करने के लिए और एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में गठित करने के लिए ए एम ह्यूम के द्वारा जो है वो कांग्रेस की स्थापना की गई। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य जो था कांग्रेस का कि जो राष्ट्रीय जो इसका प्रारंभिक लक्ष्य क्या था, सामाजिक था। यह देश हित की दृष्टि से भारत में सामाजिक और राष्ट्रीय एकता लाना चाहती थी तथा देश की भलाई में प्रयत्नशील होना चाहती थी। और इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करना नहीं बल्कि ना ही
राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करना था। भले ही धीरे धीरे इसका उद्देश्य राजनीतिक हो गया था, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य स्वतंत्रता और बाद में चल के इसका अंतिम लक्ष्य जो था वो स्वतंत्रता को प्राप्त करना बन गया था। तो ये इसका बेसिक जो उस समय जो गठन किया गया, कांग्रेस की स्थापना की गई, तो उसके बारे में लोगों के विचार थे, दो मत थे जो मैंने आपको बताया। इसके बाद हम देखते हैं कि उदारवादी जो थे उनके विचार क्या थे, उनके व्यूज़ क्या थे। तो कांग्रेस का जो शैशव काल था, मतलब जब कांग्रेस का जन्म हुआ 1885 में, तो उस समय से लेकर 1905 तक जो उसका प्रारंभिक उसका शैशव काल जिसको कहते हैं, यानी कि बचपन का काल जो कहते हैं, तो वह क्या था, वो उदारवादी युग का काल था। उस समय की जो विचारधारा थी, उस समय जो विचार के लोग थे वो उदारवादी लिबरल फेज के लोग थे, लिबरल विचारधारा के लोग थे। और इस तरह से इसको जो है उसी के उसको नरम या उदार विचार के व्यक्तियों का उस पर नियंत्रण था, जो संगठन कांग्रेस बना था। और उसके जो विचार थे उसकी निम्न विशेषताएं हैं, जैसे कि पहला उनकी विशेषता थी कि पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्थाओं के पोषण। दूसरा था क्रमिक सुधार में विश्वास उनके रखते थे, वैधानिक तरीके में विश्वास रखते थे। चौथा, ब्रिटेन से अस्थायी संबंध की स्थापना भारत के हित में है, वो ऐसा चाहते थे। और अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे और राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति करना चाहते थे। तो ये उसके कुछ जो है उद्देश्य विशेषता थी, जो उस समय जो प्रारंभ में जब उदारवादी जो फेज था, उस फेज की जो विशेषता थी कि जो पहला उसका में बताया गया है कि जैसे कि पाश्चात्य सभ्यता तथा संस्थाओं के पोषक, जो भी जो सपोर्टर्स थे इसके वेस्टर्न सिविलाइजेशन के और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके वो पोषक थे, जो उस समय के जो लीडर्स थे उनके विचार में थे। और इस युग के नेता पाश्चात्य सभ्यता तथा विचार से परिपूर्ण प्रभावित थे और उन्हें पश्चिम देशों में शिक्षा दीक्षा मिली थी और पश्चिम देशों में पाई जाने वाली संस्थाओं में उन्हें विश्वास था। और वे मुख्यतः उच्च मध्यम वर्ग के लोग थे और ब्रिटिश शासन जो व्यवस्था थी उसके प्रशंसक लोग थे और राजभक्त थे। और इन नेताओं में दादा भाई नौरोजी, उसके बाद D.H. वारचा, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, आनंद बालू, लाल मोहन घोष, रास बिहारी घोष और गोपाल कृष्ण गोखले के नाम जो हैं वो विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। ये मुख्यतः जो हैं व्यापारी, वकील, शिक्षक, संपादक आदि वर्गों से का प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब जो पाश्चात्य सभ्यता थी इसके ये समर्थक थे, क्योंकि ये मध्यम वर्ग से बिलोंग करते थे और इन्होंने पश्चिमी शिक्षा हासिल की थी। उन्होंने वहाँ पे चलने वाली संस्थाओं को देखा जो अच्छी तरह से वहाँ फल फूल रही थी, उससे वो प्रभावित थे। तो इसलिए इनके मन में जो है उन संस्थाओं के प्रति रिस्पेक्ट थी और इनका विचार जो था वो एक उदारवादी विचार था। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो विशेषता रही इस युग की वो थी कि क्रमिक सुधार में विश्वास ये लोग करते थे। मीन्स बिलीव इन ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, मतलब अचानक से परिवर्तन में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि ग्रेजुअली जो धीरे धीरे विकास में ये जो है वो क्रमिक सुधार में विश्वास रखते थे। और उदारवादी व्यक्ति क्रांतिकारी परिवर्तनों में विश्वास नहीं रखते। वे चाहते हैं कि राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार लाया जाए और इनका जो मुख्य उद्देश्य था कि प्रशासन अर्थात जो भी परिषदें थी, नौकरियों में स्थानीय जो संस्थाएं थी उनमें सुधार लाना था। और उन्होंने स्वशासन या स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज की जो मांग है यह भी स्वीकार किया था। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लंबी अवधि तक भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य के छत्रछाया में प्रशिक्षण की आवश्यकता ये महसूस करते थे। अतः उदारवादी नेता किसी प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध थे और इसी कारण उन्होंने कई छोटे छोटे प्रशासनिक सुधारों की मांग सरकार के समक्ष टाइम टू टाइम रखी थी। तीसरी जो इसकी विशेषता थी कि इन उदारवादियों की कि
वैधानिक तरीके में ये विश्वास रखते थे। इनका फेथ जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में था। तो उदारवादियों का वैधानिक तरीके में पूरा विश्वास था और वे सरकार से किसी भी कीमत पर लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। हिंसात्मक तथा क्रांतिकारी मार्ग में उन्हें तनिक भी विश्वास नहीं था और वे प्रार्थना पत्रों, प्रदर्शनों, स्मरण पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों द्वारा सरकार से अपनी न्याययुक्त मांगों को मनवाने का आग्रह करते थे और वे अपने विचार की याचना सरकार से बड़े ही विनम्र शब्दों में करते थे। और इतिहासकार इस मार्ग को राजनीतिक जो भिक्षावृत्ति जो है उसकी भी संज्ञा देते हैं। इसको कुछ इतिहासकार ने इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति की भी संज्ञा दी है। मद्रास में होने वाले तीसरे अधिवेशन जो हुआ था, जिसमें मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि अब तक हमें कोई सफलता नहीं मिल सकी है। हमें ब्रिटिश सरकार तक पहुंचकर बार बार मांगों की सुनवाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमारी मांगों को पूरी करे। तो ये इसके मतलब विशेषता थी कि वो लोग लड़ाई झगड़े हिंसा में बिलीव नहीं करते थे। जो चौथी इसकी विशेषता थी कि ब्रिटेन के साथ अस्थायी संबंध की स्थापना भारत के हित में है। वो ऐसा समझते थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो उन्हें लगता था कि वो ब्रिटेन के साथ रहेंगे तो उनका अस्तित्व जो है वो खतरे में नहीं पड़ेगा और एक परमानेंट रिलेशनशिप विथ ब्रिटेन इन इंडिया एंड इट्स इंटरेस्ट, मतलब उसके अंतर्गत उसको रखना चाहते थे। और उनका मानना था कि उदार जो है वो राष्ट्रवादी पाश्चात्य सभ्यता तथा विचार के पोषक थे और उनके दृष्टिकोण में ब्रिटेन से भारत का जो संबंध भारतीयों के लिए वरदान स्वरूप था, वो ऐसा समझते थे उदारवादी। और अंग्रेज के अभिभावक के परिणाम स्वरूप आविर्भाव के परिणाम स्वरूप ही भारत में प्रगतिशील सभ्यता का उदय हुआ था, उनका ऐसा मानना था। अंग्रेजी साहित्य, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, आवागमन के साधन, न्याय प्रणाली, स्थानीय स्वशासन आदि भारत के लिए अमूल्य वरदान सिद्ध हुए थे। उनका मत था कि आंग्ल विचार और दर्शन लोगों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति आदर उत्पन्न करता है। अतः भारत के हक में यह श्रेष्ठकर है कि वह ब्रिटेन से अटूट संबंध को बनाए रखे। और इस संदर्भ में जो उदारवादी नेता जो थे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। एनी बेसेंट ने क्या कहा था कि इस काल के नेता अपने को ब्रिटिश प्रजा मानने में गौरव को महसूस करते थे और गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से 1905 में कहा था कि हमारा भाग्य अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाली संस्था नहीं, वह तो ब्रिटिश सरकार की नींव दृढ़ करना चाहती है। तो ये उदारवादी जो विचारक थे उनका ये विचार था। अगली जो इसकी विशेषता है कि अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास मीन्स जो फेथ इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले में वो विश्वास रखते थे उदारवादी युग के अधिकांश कांग्रेसी नेता जो थे अंग्रेजों की सभ्यता और उनकी न्यायप्रियता में विश्वास था। उनके विचार में अंग्रेज जो हैं वो स्वतंत्रता प्रेमी थे और यदि उन्हें भारतीयों की योग्यता में विश्वास हो जाए तो उन्हें स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट बिना हिचक के वो दे देंगे यहाँ के शासन। और यही कारण था कि कांग्रेस शुरू में ही अंग्रेजी सरकार की सहानुभूति तथा ब्रिटिश जनमत के समर्थन को जीतने के लिए प्रयास करती रही और कई उदारवादी नेताओं के विचार में इस तथ्य का समर्थन भी किया गया। और उसमें एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि सर फिरोज शाह मेहता ने 1890 में कहा था कि मुझे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अंत में जाकर हमारी पुकार अवश्य मान लेंगे, ध्यान देंगे। और सर टी
माधव राव ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अवसर पर यह कहा था कि कांग्रेस ब्रिटिश शासन का सर्वोच्च विजय है और ब्रिटिश जाति की कीर्ति मुकुट है। और इस प्रसंग में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के शब्द में उन्होंने कहा था कि हमें अंग्रेजों की न्यायप्रियता और तथा उदारता में पूर्ण विश्वास है। हमें उनकी न्यायप्रियता और उदारता में पूर्ण विश्वास है। संसार का महानतम प्रतिनिधि सभा ब्रिटिश कॉमन सभा है कि स्वतंत्रता प्रेम से हमें असीम विश्वास है। ये बातें जो हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कही थी। उसके बाद उदारवादी नेताओं की जो बातें थी, इससे यह बार बार उनकी जो ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था थी या ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी उसके प्रति लगाव की झलक मिलती है। और अंतिम जो विशेषता देखी गई है उदारवादियों में कि राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति। उदारवादी नेता जो थे, नेता केवल कतिपय प्रशासनिक सुधार ही नहीं लाना चाहते थे, बल्कि उनका लक्ष्य भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति भी था और वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की स्थापना करना चाहते थे। और उनके विचार में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीयों को स्वशासन प्राप्त हो सकता था और भारत स्वशासन के लिए पूर्ण तैयार था। और स्वशासन के महत्व के संबंध में एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वतंत्र संस्थाएं मानसिक और नैतिक अनुशासन की सर्वोत्तम शिक्षण संस्थाएं हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी कहा था कि स्वशासन ईश्वर की व्यवस्था और इच्छा है और प्रत्येक राष्ट्र को अपने भाग्य का स्वयं निर्धारक होना चाहिए। तो ये बातें जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा भी कही गई थी। तो हम इस तरह से हम देखते हैं कि जो उदारवादी नेता उस समय के थे, तो उनकी ये जो उदारवादी नीति थी या उदारवादी युग थे, उसकी क्या विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं कि जो उदारवादी जो युग था उसमें उसकी सफलताएं क्या क्या रहीं। उसने जो पॉलिसी अपना के 1885 से लेके 1905 तक जो उदारवादी जो व्यवस्था थी उसमें उसने क्या पाया अपनी इस पॉलिसी के माध्यम से। तो बहुत से इतिहासकार की दृष्टि आप हेडिंग इसको दे सकते हैं, उदारवादियों की सफलता की चर्चा हम लोग कर रहे हैं अब। तो बहुत से इतिहासकारों की दृष्टि में उदारवादी युग का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जो उदारवादी युग था वो उसका इतिहास जो है उसका कोई विशेष महत्व नहीं रहा है, ऐसा मानना है। लेकिन उदारवादी युग की महत्वहीन कहकर उसे टाल देना अनुचित नहीं है। वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसमें जो पहला योगदान उनका रहा कि भारतीय राष्ट्रीयता के जनक जो भारत में राष्ट्रीयता की भावना को अगर किसी दल ने जो उजागर किया वो कांग्रेस के गठन के बाद जो ये उदारवादी विचारक, प्रारंभिक उदारवादी विचारक थे, इनका कंट्रीब्यूशन इसके में बहुत ज़्यादा रहा। तो ये लोग जो हैं वो फाउंडर्स ऑफ द नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म के फाउंडर्स के रूप में काम किए, एक पिलर के रूप में इन्होंने काम किया। और कांग्रेस के उदारवादी नेता ही भारतीय राष्ट्रीयता के जनक हैं और सर्वप्रथम उन्होंने ही सांप्रदायिकता तथा प्रांतीयता जैसी संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता का नारा जो है वो बुलंद किया था। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप ही भारत में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ पड़ी और स्वशासन तथा प्रशासनिक सुधारों की मांग जो है वो बढ़ने लगी या की जाने लगी। क्योंकि उसके पहले तक भारत जो था वो छोटे छोटे भागों में तो बटा हुआ था ही, ये लीडर्स भी सभी जो हैं वो अलग अलग थे। लेकिन जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में ये लोग एक साथ मिले और उसको आगे बढ़ाने में, एक राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने में पूरे देश में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा और जिसके कारण से जो है वो हमें स्वतंत्रता प्राप्त होने में मदद मिली। दूसरी जो इसकी सफलता रही है वो ये रही है कि राजनीतिक शिक्षा, जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग जो इनको इसी के माध्यम से मिली। तो उदारवादी आंदोलन के कारण जो है वो भारत के भिन्न भिन्न कोने से जो लोगों में पारस्परिक संपर्क जो है वो बढ़ने लगा और उसके बीच
राजनीतिक विचारों का आदान प्रदान होने लगा और वे संयुक्त रूप से सुधार और स्वशासन के लिए सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने में सफल हो पाए और उन्होंने भारतीयों का ध्यान जो है प्रजातंत्र या प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की ओर आकर्षित करने का काम भी इसके द्वारा, इन उदारवादियों के द्वारा ही किया गया था। तो यह भी इनकी एक सफलता रही है। तीसरी जो इनकी सफलता रही कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो इंडियन काउंसिल एक्ट बना 1892 में, तो ये बनवाने का कार्य भी इन उदारवादी नेताओं का ही रहा और उदारवादियों ने प्रशासन में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार के सामने अनेक मांगें प्रस्तुत की और उनकी मांगों की जो सीमित अंश में उनको पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1892 में एक अधिनियम पारित किया और भारत में प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं के विकास की दिशा में यह जो है था वो एक पहला कदम था। तो इसके माध्यम से ही ये संभव हो पाया, नहीं तो पहले ये मांगें उठती थी लेकिन लोग अलग अलग क्षेत्रों से उठाते थे, तो उससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पर प्रेशर नहीं वो डाल पाते थे। लेकिन एक संस्था के रूप में जो है वो जब अपनी मांगें रखी तो इसको आंशिक रूप में ही सही, लेकिन वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको मानने को तैयार हुई। अगली जो इसकी सफलता थी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनाइए। ये जो कांग्रेस का गठन हुआ और जो उदारवादी युग था, तो इसलिए जो है एक तरह से भारतीय राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका बेस जो बन गया, बेस ऑफ द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव देने का श्रेय भी जो है उदारवादी युग के नेताओं को ही जाती है और उन्होंने ही भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए सरकार से लड़ना सिखाया। उनकी नीतियों में ही परिवर्तन लाने के बाद कांग्रेस ने अपना उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज तथा पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया। और एनी बेसेंट ने लिखी भी है उन्होंने कि नरम दल के नेताओं ने ही हमको इस योग्य बनाया कि हम स्वतंत्रता की मांग सरकार तक रख सकें या कर सकें। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि साधारण सफलताओं के बावजूद जो उदारवादी युग था, उस युग में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में जो है इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है और उसके इस महत्व को जो है वो हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो दुर्बलताओं के बावजूद भी इसने बहुत सारी चीज़ें जो थी इसमें उसका उस सफलता दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और वर्तमान में जो है उदारवादी जो राष्ट्रीयवादी थे के कार्यों की चाहे कैसे भी आलोचना हम क्यों न की जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन परिस्थितियों में उनके द्वारा अपनाए गए मार्ग नितांत औचित्यपूर्ण एवं व्यवहारिक थे और भारतीय जनता में अपनी जड़ें जमा लेने के पहले यदि उनके द्वारा ब्रिटिश राज्य का अंत या भारतीय स्वतंत्रता के बाद कहना प्रारंभ कर दी जाए तो यह सही नहीं होगा। संभवतः इस संस्था ने के अस्तित्व पर जो है वो एक तरह से कुठाराघात होगा जो गलत है और इसके द्वारा अपनाया गया मार्ग नितांत स्वाभाविक विवेकपूर्ण था और उदारवादी समय की गति के अनुसार आगे बढ़ाने में पीछे नहीं रहा। इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस तरह से ब्रिटिश शासन के दोषों को स्पष्ट करना और दोषों को बताना, साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीयता का कारण के रूप में होना और भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा का प्रसार करना और भारतीयों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार करने का जो प्राइमरी काम जो था उसने इस उदारवादी युग ने किया और उदारवादी नेताओं ने किया और जिस मार्ग पर चलते हुए जो है अंत में हमें 1947 में
आज़ादी मिली। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उदारवादी युग था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, इसका एक महत्वपूर्ण योगदान था। और यह इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हम इसको नींव कह सकते हैं कि इसने नींव का काम किया। और उसने हमें जो हम हमारे में विभिन्नताएं थी, हम जो भारत देश जो टुकड़ों में बटा हुआ था, तो एक तरह से उसको सभी को एकत्रित करने का काम जो है प्रारंभ में इस विचारधारा, उदारवादी विचारधारा के नेताओं ने के द्वारा किया गया। और वह उसकी जो महत्ता को से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और उसने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये था जो इंडियन मूवमेंट था, भारतीय मूवमेंट जो है, स्वतंत्रता का आंदोलन था, उसमें उदारवादी जो युग था उसका क्या कंट्रीब्यूशन था, किस तरह से कांग्रेस की स्थापना हुई, किन उद्देश्यों के साथ। उसके बाद जो उदारवादी जो राष्ट्रीय आंदोलन को 3 फेजों में बांटा गया, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी युग। और इस अलग अलग युगों में किस तरह से जो लोग थे उस समय के, उनके द्वारा जो है वो काम किया गया, इसकी चर्चा हम लोगों ने की। और साथ ही साथ हमने उनकी सफलताएं, उनकी असफलताएं और उनके महत्व की चर्चा की। तो ये था हमारा क्लास। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे इस सब चैप्टर से जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, तो वो किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है कि 1885 से 1905 का जो युग था वो भारतीय उदारवादियों के मुख्य प्रयोजन या साधनों का वर्णन करें, कि मतलब किस तरह से उनका काम करने का तरीका क्या था, उनका वर्णन करें। दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है वह है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उदारवादी धारा के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो ये 2 क्वेश्चन इससे लॉन्ग में आ सकते हैं, शॉर्ट में आ सकते हैं। उदारवादियों की कार्य पद्धति क्या थी, उदारवादियों की कमजोरियाँ क्या थीं, उदारवादियों के कार्य और महत्व को स्पष्ट करें। और उसके बाद आपका इस उदारवादी विचारधारा के प्रमुख नेता कौन है उनको बताएं, उदारवादियों का कार्यकाल जो काल था वो कौन सा था, उनके कार्य करने की पद्धति क्या थी। तो ये सब शॉर्ट में, अति लघु उत्तरीय में जो 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, 10 आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और उसके बाद 4 लॉन्ग आंसर्स आते हैं। तो उसमें शॉर्ट आंसर्स में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे कि स्वतंत्रता जो आंदोलन का जो युग था उस युग के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उदारवादी युग कब से कब तक था, उग्रवादी कब से था, या गांधीवादी युग क्या था, या जो गांधीवादी युग में जो सविनय अवज्ञा या सहयोग आंदोलन या जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये कब इसकी शुरुआत हुई, कांग्रेस की स्थापना किसने की, कब हुआ, कांग्रेस के लीडर्स कौन थे। तो इस तरह से इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मैंने अपने इस लेक्चर में सभी ऑब्जेक्टिव या लॉन्ग आंसर जो भी आते हैं पूछे जाएंगे उसके बारे में चर्चा की है। आप इसे ध्यान से सुने, अपना नोट्स बना लें और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहें। और आज का जो कहीं भी कोई किसी चीज़ में आप जो चीज़ आप नहीं समझ सके होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसमें अपने प्रश्न रखें। हम नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और जब हम नॉर्मल सिचुएशंस होगी और हम लोग जब लेंगे ऑनलाइन क्लासेस, तो उसमें भी इस टॉपिक पर और अच्छे से हम लोग चर्चा करेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।